हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे रेलवे आरपीएफ की ऑनलाइन चल रही है और एसआई और कांस्टेबल दोनों के एग्ज़ाम है और एएलपी और टेक्नीशियन उसका भी एग्ज़ाम है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट, और दूसरी बात यह है कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम है, क्योंकि पल भर में तैयारी नहीं होती है, अभी से तैयारी करनी होगी तभी जाके आपकी तैयारी हो पाएगी। तो उन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण हैं। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्रश्नों के आंसर भी देखेंगे। आज की जो वीडियो है वो वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाली है और स्टूडेंट, अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आज से एक भी प्रश्न आपसे नहीं बचने वाला। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं बचने वाला और सारे प्रश्न आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 50 प्रश्न पढ़ाने वाले हैं कुछ ही पल में, और स्टूडेंट 20 से 25 मिनट लगेंगे। हम आपको 50 प्रश्न पूरे कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और थ्योरी भी देखेंगे। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में थ्योरिकल वीडियो है। और स्टूडेंट, पहले ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में थ्योरी होगी क्वेश्चन की कि हुआ क्या क्या, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो किस राजा के शासनकाल में हुआ था। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। किसके? अजातशत्रु के हुआ था। तो ये आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 443 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 343 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय बौद्ध संगीति 355 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रथम शताब्दी में कुंडलबन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और स्टूडेंट, ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। चारों बौद्ध संगीति के बारे में बताया। पहले 483 में हुई है, दूसरी 383 में हुई है, 255 में हुई है, 1 ईस्वी को हुई है प्रथम शताब्दी में, और ये कुंडलबन कश्मीर में हुई है, यानी कनिष्क के शासनकाल में हुई है, ठीक है। तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे जो क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं यकृत है, प्लीहा, मस्तिष्क है और हृदय है। तो बताइए कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा को कहते हैं कब्रिस्तान, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा दिल्ली को कहा जाता है, जबकि आरवीसीएस का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। आरबीसीएस का कब्रिस्तान यानी प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। जबकि आरबीसी का निर्माण जो करता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। वर्षा के जल की पीएच मान जब से कम हो जाता है तो वह अम्लीय हो जाता है 5.6 से 4.5 या 7.4 या 6.5। तो वर्षा के जल की पीएच मान जब किससे कम हो जाता है? जब अम्लीय हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होने वाला वो है 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वह अम्लीय बन जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा बन कहलाती है, ध्यान रखना है। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तांबा है, सोना है, चांदी है या पारा है। तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर हमारे 54 पे आ गए हैं। तो धातुओं का जो राजा कहा जाता है वो कहते हैं सोने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा बी। धातुओं का राजा सोने को कहा जाता है, जबकि रासायनिक राजा सल्फ्यूरिक एसिड 4 को कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखनी है। धातुओं का राजा सोना और रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है लिटमस विलियन किससे प्राप्त किया जाता है। और स्टूडेंट, विश्वास के साथ सही प्रश्नों को लगा लेना एक बार, फिर उसके बाद में पता चलेगा कि हाँ हमने कितनी तैयारी कर ली है। तो लिटमस विलियन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेट्रोनियम, हाइड्रोजिया या जीरेनियम या लाइकेन। तो लिटमस विलियन किससे प्राप्त किया जाता है ये पूछा है। क्वेश्चन 55 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लाइकेन, ठीक है। ध्यान रखना है लाइकेन। लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल से मिलकर बनी होती है। लाइकेन जो है
जो कवक व शैवाल से मिलकर बनी होती है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेत है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जानते भी हैं। तो पहला ऑप्शन है 15 मार्च 1857, 20 अप्रैल 1857, या 10 मई 1857, या 23 मई 1857। तो इन्होंने पूछा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। 10 मई 1857। 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। बी डी सावरकर ने 1857 ईस्वी क्रांति का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। ध्यान रखना, बी डी सावरकर ने 1857 ईस्वी में क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड, 0.51 मीटर प्रति सेकंड, 0.141 मीटर प्रति सेकंड, या 0.31 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 57 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, और 0.6 पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो राजकोषीय घाटे का अर्थ पूछा है, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, या सरकार के कुल राजस्व का कुल व्यय में बीच का अंतर, सरकार के कुल व्यय, या सरकार द्वारा दी गई कुल उधार। तो क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन तो हो जाएगा राज्य के कोष का घाटा का अर्थ होता है कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकीय घाटा कहा जाता है, राजकीय कोषीय घाटा कहलाता है, ध्यान रखना। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अच्छा प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होने वाला है वो है दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, या अरुणा आशफ अली। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपको पता है कि कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। उन्होंने वर्ष 1917 में कोलकाता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था, ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कोलकाता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए होम थे। इनके संस्थान स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये बात भी ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलिन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष की थी वो कहाँ के थे? तो ये अंग्रेज थे, और ये कहाँ के थे? भारत के नहीं थे, अंग्रेज के थे। ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय नमन आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या डांडी। तो क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर होगा डांडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा डांडी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे, और जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी मात्रा में गुजरात में नौसारी जिले में स्थित है। तो दांडी वर्तमान में जो है वो गुजरात में कहाँ है? नौसारी जिले में स्थित है, ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में किसे आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या संविधान आंदोलन, या होम रूल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर जो होने वाला है, तो ये पूछ रहा है कि किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, सविज्ञा अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर होगा तो हो जाएगा देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा की दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है, यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 64 को देख लें अच्छे से और बताएं कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितनी चलाई थी? तो वो कौन थे चलाने वाले? तो आप सभी लोग जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सोचा है तो आपका आंसर सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी। स्वर्णिम यानी चतुर्भुज परियोजना द्वारा 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है। ठीक है, इस परियोजना में 2001 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना 2012 में पूर्ण हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? नील है, मिसिसिपी है, राइन है, गंगा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 पर हम आ गए हैं, ध्यान से पढ़ने क्वेश्चन नंबर 65 को। तो विश्व में सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर राइन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर सी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी राइन नदी है। राइन नदी यूरोप में बहती है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग एक भी प्रश्न स्किप ना करें। अगर आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा है तो मैं आपको वीडियो दूसरी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कम समय में अच्छे प्रश्न, बट इन्हें लगाओगे तो अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होने वाला है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1669। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग का अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। इसके इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। इसरो का फुल फॉर्म है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? ये बात आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर अपने आप बता सकते थे, मगर मैं बता दूं फिर भी 11 है। कितने हैं? 11। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन 11 हो गए। ठीक है, सरदार सूरत सिंह समिति के अनुसंधान व संविधान में 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसमें रूस के संविधान से लिया गया और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के काम में तहत रखा गया है। ठीक है, 1976 ईस्वी में 42 संविधान संसद द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं। वर्तमान संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य को उल्लेख है। स्वेज नहर किस नदी को जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। स्वेज नहर किस नदी को जोड़ती है? विद्य, भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। यानी कि आपको देखना है कि कौन सा हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, वो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो स्वेज नहर निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण कार्य 1854 ईस्वी फ्रांसीसी इंजीनियर फिर फर्डिनेंड लेसेप को सौंपा गया था। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। कंपास, डाउन स्टेप या प्रेरी। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। तो इसे कहते हैं पियरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पियरी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ध्यान रखना। उष्णकटिबंधीय घास, इसमें अलग अलग देशों के अलग अलग नामों से जाना जाता है। अफ्रीका में सवाना, ब्राजील और कंपोस, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का कनाडा व पियरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे राज्य में कंपास, दक्षिण अफ्रीका व बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया और डाउन से यूरेशिया या एशिया, यूक्रेन, रूस व चीन में मंचूरियन
प्रदेश में स्टॉपी, ध्यान रखना। 18वां रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कोलकाता? तो 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 70 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है विशाखापट्टनम, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल 18 रेल जोन में है। 18 रेल जोन में दक्षिण पूर्व तट यानी साउथर्न कोस्ट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1966, 1971, 1974, 1998? तो क्वेश्चन नंबर 71 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा 1974 में, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरा जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। इस परमाणु परीक्षण कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरा में ही 11 मई और 13 मई 1998 को किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम था शक्ति 98 था। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। 1909, 1919, 1921, 1929? तो रोलैक्ट एक्ट क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर होगा वो 1919 में हुआ था, तो ध्यान रखना 1919। रोलैक्ट एक्ट का काला कानून मार्च 1919 में पारित हुआ, जिससे व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी से संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता है, यानी अपने अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनिश्चित नहीं कर सकती थी। रोलैक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, अर्जी भी है, कानून भी कहा जाता है। और गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए विरोध किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परिवर्तन, न्यूटन के प्रवर्तन, गति के प्रवर्तन नियम, आवर्तन या उत्प्लावन? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर? तो इसका 73 का सही आंसर है आवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आवर्तन। गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? एडिसन, न्यूटन, फेराडे या आर्किमिडीज? तो ध्यान रखना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 पर हम आ गए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था और गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था, ध्यान रखना। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर गुणा सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड क्यूब? तो बताएंगे त्वरण का इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है क्वेश्चन, तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं, 25 वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको तैयारी करा दूंगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ इस अगले वीडियो के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन, बने रहिए मेरे साथ।